हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो उसके अंदर अपन ने एक पार्ट, हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, एक एनिमल हस्बेंड्री और दूसरा था अपना प्लांट ब्रीडिंग। तो एनिमल हस्बेंड्री जो वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अब बात करेंगे अपन प्लांट ब्रीडिंग की। छोटा सा लेक्चर होगा, उसके अंदर ये कंप्लीट करने की कोशिश कर देंगे। और एनसीईआरटी की कोशिश ये रहेगी कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है ना उसको समझा जाए। ठीक है, एक मतलब कोई भी एक डेटा है ना, इस चैप्टर में कुछ ऐसे चीज़ हैं जो मतलब पता होनी चाहिए और वो पैराग्राफ में छुपी हुई हैं, तो उन सारी चीज़ें भी मैंने बाहर निकाल के अलग से रख दी हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो बात स्टार्ट करेंगे प्लांट ब्रीडिंग की। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग से को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रदीप है, आप RNM अकेडमी देख रहे हैं और आज अपन प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे। ठीक है जी, प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है पहले ये पता होना जरूरी है ना। प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है? तो प्लांट ब्रीडिंग भैया क्या होती है? प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। जस्ट ए मिनट, एक बार कलर चेंज कर लिया जाए। कलर 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 ओके। Plant breeding is the purposeful manipulation of plant species to create desired variety that are better suited for cultivation and give better yield and are disease resistant। मतलब सीधी सी भाषा में बात बताऊं आपको कि प्लांट ब्रीडिंग वो है कि अपन क्या कर रहे हैं, पर्पजफुल मैनिपुलेशन कर रहे हैं। एक उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, जो पुराने जो प्लांट वेराइटी है ना उसको मैनिपुलेट कर कर अपन एक नई वेराइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक नई वेराइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर जो पुरानी थी उससे वो सुपीरियर हो। ठीक है, और आसान भाषा में समझाऊं आपको तो मान लो कि एक गेहूं की बात करें अपन, गेहूं की क्रॉप है, गेहूं की फसल है। ठीक है, अब जो गेहूं की जो फसल है इसके अंदर अलग अलग वैरायटी होती है, गेहूं की भी अलग अलग वैरायटी है। ठीक है जी, अब एक वैरायटी ऐसी है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगी, डिजीज रेजिस्टेंट की जो है क्षमता मिलेगी आपको। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट की जो कैपेसिटी है वो है एक वैरायटी के अंदर, और दूसरी वैरायटी जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो हाई यील्ड है, उसके अंदर प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो उसके अंदर ज्यादा है। जिस वैरायटी के अंदर डिजीज रेजिस्टेंट है उसकी प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है, जो प्रोडक्शन जो यील्ड है वो कम है, लेकिन जो दूसरी वाली जिसके अंदर प्रोडक्शन यील्ड है उसकी डिजीज रेजिस्टेंट कम है। तो अपन क्या करें, अपन ऐसा कुछ कर लें कि इन दोनों के गुण है ना, इन दोनों वैरायटियों के गुण अपन को एक में मिल जाएं। इन दोनों वैरायटीज के गुण अपन को एक वैरायटी के अंदर मिल जाएं, ऐसा कुछ कर लें तो उस जो कुछ करने को क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे अपन ने एक वैरायटी के अंदर मैंने आपको बताया डिजीज रेजिस्टेंट, दूसरे के अंदर क्या है, अच्छी वो यील्ड दे रही है, दोनों को अपन ने क्रॉस करवाया और जो नई वैरायटी बनेगी उसके अंदर दोनों के गुण आ जाएंगे, तो वो ही क्या प्लांट ब्रीडिंग है। ठीक है जी, चलो जी, अब बात करेंगे इसमें आपके एनसीईआरटी में देख रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन ये भैया क्या है कि जब जनसंख्या बढ़ी अपने देश के अंदर तो क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके खाने के लिए भी डिमांड बढ़ेगी, तो खाने के लिए डिमांड बढ़ेगी तो जो पुराने तरीके थे उनके हिसाब से उतना खाना नहीं बन पा रहा था, तो क्या हुआ, पूरे देश के अंदर ये रिवोल्यूशन हुआ। मतलब अलग अलग जो वेराइटीज हैं, नई नई वेराइटीज डेवलप करी गई, प्लांट ब्रीडिंग करी गई और नई नई वेराइटीज बनी और उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो ये पूरे देश के अंदर चला था, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी, ये ग्रीन रेवोल्यूशन डिपेंड किस पे होता है, प्लांट ब्रीडिंग जो टेक्निक है उस पर डिपेंड है। ठीक है, चलो जी, अब स्टेप्स क्या है प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उनको अपन आसान तरीके से समझने की करेंगे कोशिश। ठीक है जी, स्टेप्स फॉर प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? पहली स्टेप क्या है, पहली जो चीज है वो अपन को क्या करनी पड़ेगी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब अपन को आपको बोल दिया किसी ने कि भैया आपको क्या करानी है, प्लांट ब्रीडिंग करानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहला जो काम होना चाहिए, जो सबसे पहली स्टेप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि आप वेरिएबिलिटी कलेक्ट करोगे, मतलब जर्म प्लाज्म कलेक्ट करोगे। तो भैया पहले वेरिएबिलिटी नहीं समझ आ रही थी, अब जर्म प्लाज्म बोल दिया आपने, ये तो और भी नहीं समझ आ रहा। बताएंगे आपको क्या होता है। तो पहले स्टेप उसके अंदर क्या करना है आपको, मान लो आपको गेहूं की आपको क्या करनी है, प्लांट ब्रीडिंग करनी है। ठीक है जी, तो अब आप क्या करोगे, गेहूं की जितनी भी वेराइटीज है ना वो सारी इकट्ठी कर लोगे। क्या कर लोगे, गेहूं की जितनी भी वेराइटीज है वो सारी आपको इकट्ठी कर लेनी है। उसके बाद में उसकी जो वाइल्ड वेराइटीज है ना, ठीक है, जो जंगली जो वेराइटीज है वो भी आपको इकट्ठी कर लेनी है। सारी इकट्ठी कर लिया आपने। ठीक है, पहली स्टेप क्या होगी कि आपको सारी इकट्ठी कर लिया आपने, सारी वेराइटी आपने, जो भी आपको स्पीसीज चाहिए, मान लो अपने गेहूं की बात कर रहे हैं अपन, तो गेहूं की जितनी भी वेराइटीज उपलब्ध है ना वो सारी अपन ने इकट्ठी कर ली।
ठीक है, वो सारी कलेक्ट कर ली। ये पहली स्टेप है अपनी, क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ये होगी अपनी पहली स्टेप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है पढ़ के बता देते हैं थोड़ा सा कि कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज, जितनी भी वाइल्ड वेराइटीज है उनको सारे को कलेक्ट कर लिया अपन ने। स्पीसीज एंड रिलेटिव ऑफ द कल्टिवेटेड, जो स्पीसीज है कल्टिवेटेड स्पीसीज, अपने गेहूं लिया है तो उसकी रिलेशन में जितने भी है ना, जितनी भी वाइल्ड वेराइटीज है उसकी जितनी भी वेराइटीज उस सारे को कलेक्ट कर लिया। यही बात मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, इसी को क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अब अपन क्या करेंगे, दूसरी स्टेप क्या है, पहले स्टेप के अंदर क्या कर लिया अपन ने, सारे को इकट्ठा कर लिया, सारी वेराइटीज इकट्ठी कर ली। दूसरी स्टेप के अंदर क्या करेंगे अपन, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ठीक है, अब इतनी सारी वेराइटी हो गई अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, उनमें इवेलुएट करेंगे। क्या इवेलुएट करेंगे, अपन ये देखेंगे कि भैया इनमें से बेस्ट कौन है। इसके अंदर अपन को जो कैरेक्टर्स चाहिए ना, अपन को जो कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, जो अपन को नया जो प्लांट बना रहे हैं अपन, प्लांट ब्रीडिंग्स के थ्रू अपन क्या करेंगे, नया प्लांट बनाएंगे। तो अपन ने जो नए प्लांट के अंदर अपन को क्या चाहिए कि भैया उसके अंदर अच्छी तो प्रोडक्शन क्वालिटी चाहिए और उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट चाहिए, मान लेते हैं ये अपन को चाहिए। ठीक है जी, तो अपन ने पहली स्टेप के अंदर क्या कर लिया, बहुत सारी जो वेराइटीज है उनको इकट्ठी तो कर ली। अब अपन को क्या करना है, इवेलुएट करना है कि भैया इनमें से कौन सी वेराइटीज जो है, वो कौन सी वेराइटीज है जिनके अंदर अपने वाले गुण है, मतलब जो अपन को चाहिए वो वाले गुण है। ठीक है, तो वो अपन ने इवेलुएट किया और अब अपन को मिल गई कि भैया ये जो वेराइटीज है ना, अपन ने जो इकट्ठी करी थी, इनमें से ये वाली जो वेराइटीज है इनमें वो वाले गुण है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने सिलेक्ट कर लिया, क्या ये प्लांट जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मान लो ये डिजीज रेजिस्टेंट है और ये वाला जो है इसकी जो है वो क्या है, हाई यील्ड है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे अपन, प्लांट सिलेक्टेड विद डिजायरेबल कैरेक्टर, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनको अपन ने सिलेक्ट कर लिया उन प्लांट्स को। तो इस जो प्लांट है, एक प्लांट अपन ने ये लिया, एक प्लांट अपन ने ये ले लिया। अब इस प्लांट का क्या है, इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी अच्छी है और इसके अंदर प्रोडक्शन यील्ड अच्छी है। दो स्टेप हो गई, तीसरी की बात करेंगे फिर। तीसरी क्या है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ठीक बताएंगे आपको। जो अपन ने दो प्लांट सिलेक्ट करे हैं ना, दो प्लांट अपने सिलेक्ट करे हैं, ठीक है, एक की मतलब डिजीज रेजिस्टेंस अच्छी है, एक की प्रोडक्शन जो यील्ड है वो अच्छी है, प्रोडक्शन की जो रेट है वो अच्छी है। ठीक है, वो दो से अपन सिलेक्ट करें। अब उन दोनों का क्या करा देंगे अपन, आपस में क्रॉस करा देंगे। उन दोनों का क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। ठीक है जी, क्रॉस करा दिया आपस में। अब जब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, नए हाइब्रिड प्लांट बनेंगे, हाइब्रिड प्लांट बनेंगे और ये बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, ऐसी बात तो है नहीं कि मतलब प्लांट को क्रॉस कराएंगे तो एक ही हाइब्रिड बनेगा, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट बनेंगे। ठीक है, तो सबके अंदर अपन को जो कैरेक्टर चाहिए ना, अपन को जो कैरेक्टर चाहिए वो सबके अंदर नहीं आएंगे, कुछ एक के अंदर ही आएंगे। ठीक है, मतलब हजारों में कुछ एक के अंदर अपन को डिजायरेबल कैरेक्टर मिलने वाले हैं। सीधी सी बात यह है कि हजारों जो प्रोजेनी बनेंगी ना, उनमें से कोई इक्का दुक्का जो होगा ना, उसके अंदर अपन को क्या मिलने वाली है, अपने डिजायरेबल कैरेक्टर अपन को मिलने वाले हैं। अब अपने पास यहां पर बहुत सारी प्रोजेनी बन गई है। ठीक है, बहुत सारी प्रोजेनी अपन यहां पर बन गई हैं। अब अपन क्या करेंगे, उन बहुत सारी जो प्रोजेनी बनी है, बहुत सारी जो प्रोजेनी बनी है उनमें से क्या करेंगे अपन, जो सुपीरियर होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। सुपीरियर कैसे सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर अपने डिजायरेबल कैरेक्टर अपन को दिखेंगे ना, उसको अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सबके अंदर तो वो नहीं आने वाले, सबके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं आएंगे। तो जो प्रोजेनी, जिस प्रोजेनी के अंदर अपने डिजायरेबल कैरेक्टर हैं उनको अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो चौथी स्टेप क्या है फिर, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मतलब जो प्रोजेनी बनी है, जो अपने हाइब्रिड बने हैं, ठीक है, उनकी बात है। तो उनको क्या करेंगे अपन, सिलेक्शन करेंगे और उनके बाद में उसकी क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ठीक है जी, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टर, जो अपने डिजायरेबल कैरेक्टर हैं वो जिनके पास होंगे उनको क्या करेंगे अपन, सिलेक्ट करेंगे, उन हाइब्रिड्स को ही अपन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जिनको अपन ने सिलेक्ट कर लिया कि भैया इनके अंदर अपने डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, इन हाइब्रिड्स के अंदर अपने डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, इन प्रोजेनी के अंदर अपने क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर है, फिर क्या करेंगे अपन, उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन करा देंगे। क्या करा देंगे, सेल्फ पोलिनेशन करा देंगे। जब सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगी, उनके अंदर होमोजाइगोसिटी आ जाएगी, उनके अंदर बार बार सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे तो उनके अंदर होमोजाइगोसिटी आ जाएगी। और जब होमोजाइगोसिटी आ जाएगी तो उसे फायदा क्या होगा कि जो वेराइटी अपनी बनी है ना, वो एक स्टेबल वेराइटी बन जाएगी, वो एक स्टेबल वेराइटी बन जाएगी। क्योंकि अगर अपन उनको होमोजाइगस नहीं बनाएंगे ना, तो क्या हो जाएगी, जो कैरेक्टर है उनके वो सेग्रीगेट हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जब होमोजाइगोसिटी आ जाएगी वैरायटी के अंदर, तो वो एक स्टेबल वैरायटी बन जाएगी, उसके जो कैरेक्टर हैं वो सेग्रीगेट नहीं करेंगे, ठीक है जी। सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे फॉर होमोजाइगोसिटी के लिए क्या कराएंगे अपन, सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे, सो दैट कैरेक्टर्स विल नॉट सेग्रीगेट इन प्रोजेनी, जो प्रोजेनी होगी इनकी सेल्फ पोलिनेशन के बाद में, उसके अंदर क्या नहीं होंगे, कैरेक्टर जो है वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, ठीक है। चलो फिर पांचवी स्टेप क्या है, पांचवी स्टेप ये है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। अब अपने पास में वैरायटी बन गई है, ठीक है जी, अपने पास प्रोजेनी आ गई है, ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। अभी अपने लैब के अंदर अपने जो लैब वाली जो फील्ड है उसके अंदर अपने काम किया है ये, ठीक है, ये अपने पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसको अलग अलग जगह पर उगाएंगे, ठीक है। पहले तो इसको रिसर्च फील्ड के अंदर उगाया जाएगा, ठीक है, रिसर्च फील्ड के अंदर इस नई जो वैरायटी बनाई है अपन ने, इसको उगाया जाएगा। वहां सक्सेसफुल रही, ठीक है, क्योंकि रिसर्च फील्ड के अंदर तो अपन सब कुछ इसको आइडियल देंगे, इसको जो फर्टिलाइजर है वो भी आइडियल देंगे, इसको टेम्परेचर वगैरह सब कुछ आइडियल मिलेगा, इसको पानी वगैरह सब कुछ आइडियल मिलने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, रिसर्च फील्ड के अंदर जब सक्सेसफुल होगी तब इसको लेके जाएंगे अपन कहां पर, फार्म लैंड के अंदर। फार्म लैंड कहां पर, जो जहां पर किसान उगाते हैं, ठीक है, खेती के अंदर, वहां पर अपन लेके जाएंगे रिसर्च फील्ड से। वहां पर अगर ये सही, अगर वैरायटी जो है वो सक्सेसफुल रही, उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशंस के अंदर इसको ग्रो करा के देखेंगे, ठीक है। गर्मी के अंदर मतलब अच्छी खासी धूप पड़ रही है, मतलब मौसम जो है वो मतलब ज्यादा हार्श है, उसके अंदर अगर उग रही है अच्छे से, तो फिर ठीक है, फिर क्या है, फिर ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, कमर्शियलाइजेशन कराएंगे इसका, फिर रिलीज कर देंगे इसको, मार्केट में ये आ जाएगी, फिर ये वैरायटी मार्केट में आ जाएगी। तो पहली स्टेप अपन ने क्या पढ़ी कि जो भी अपन को क्रॉप, जिस भी क्रॉप का अपन क्या कराएंगे, प्लांट ब्रीडिंग करवानी है, उसकी जितनी भी वैरायटीज हैं उन सारी को अपन को क्या कर लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जो इकट्ठी करी है अपन ने, जो वैरायटी इकट्ठी करी है, उनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर जो अपन को चाहिए कैरेक्टर, वो कौन सी में है, उनमें से अपन चूज करेंगे, पेरेंट को चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे, उन पेरेंट्स के अंदर जो चूज करें अपन ने, उनके बीच में क्रॉस करा देंगे, ठीक है। तो क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगी, प्रोजेनी बनेगी, जो हाइब्रिड्स बनेंगे, दोनों के क्रॉस से जो हाइब्रिड्स बनेंगे बहुत सारे बनेंगे। तो चौथी स्टेप के अंदर क्या करेंगे, उन जो हाइब्रिड्स हैं उनमें से अपन सुपीरियर को सिलेक्ट करेंगे, सुपीरियर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसके अंदर क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पोलिनेशन कराने से क्या होगा, होमोजाइगोसिटी आएगी, होमोजाइगोसिटी से क्या होगा कि उनके जो कैरेक्टर हैं वो सेग्रीगेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर पांचवें स्टेप क्या है, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, पहले रिसर्च फील्ड के अंदर, फिर फार्म लैंड के अंदर, उसके बाद में क्या करेंगे अपन, उसको रिलीज कर देंगे और फिर कमर्शियलाइजेशन करेंगे, ठीक है, मार्केट में वो चीज आ जाएगी। चलो जी, फिर आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है ना 66% इंप्लॉयमेंट देती है, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये चीजें मेंशन है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर आ सकती है। तो एग्रीकल्चर जो है ना वो इंडिया के अंदर 66% इंप्लॉयमेंट देती है, ठीक है, और 33% ऑफ इंडिया जीडीपी, ठीक है, इंडिया की जो जितनी जीडीपी है ना उसका 33% कहां से आता है, एग्रीकल्चर से, ठीक है जी। दो चीजें आपको याद रखनी चाहिए, क्या क्या, एक तो इंप्लॉयमेंट है ना इंडिया के अंदर 66% कहां से आता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। दूसरी बात, इंडिया की जो जितनी भी जीडीपी है ना उसका 33% एग्रीकल्चर से, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर की भागीदारी है, ठीक है। अब बात करेंगे वीट की, ठीक है, वीट के बारे में अच्छी खासी बातें लिख रखी हैं एनसीईआरटी में, तो वो देख लो। ड्यूरिंग 1960 से 2000 के बीच में, ये ईयर है 1960 ईयर और 2000 जो है 2000 ईयर के बीच में क्या हुई, कुछ बातें हुई। क्या बातें हुई, वीट का जो प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज हो गया, वीट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 11 मिलियन टन से वो हो गया 75 मिलियन टन, ठीक है, 11 मिलियन टन से वो 75 मिलियन टन हो गया। कब हुआ ये, 1960 से 2000 के बीच में ये बातें हुई। जब 1960 में कितना था, सिर्फ 11 मिलियन टन था वीट का प्रोडक्शन, और वो 2000 आते तक क्या हो गया, 75 मिलियन टन हो गया, ठीक है जी। अब ये किसकी वजह से हुआ, इतना बड़ा कैसे, 11 मिलियन से 75 मिलियन कैसे पहुंचा, ये पहुंचा किसकी वजह से, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज। सेमी ड्वार्फ वेराइटीज का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज बन गई वीट की, उसकी वजह से ये प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है जी। अब जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज है, सेमी ड्वार्फ जो वेराइटी है वीट की, वो किसने डेवलप करी, सेमी ड्वार्फ वेराइटी जो है वीट की वो किसने डेवलप करी, वो डेवलप करी भैया किसने, नॉर्मन ई बारलॉग ने डेवलप करी।
ठीक है जी। जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गया। अब वो डेवलप किसने करी, सेमी ड्वार्फ वेराइटी डेवलप किसने करी, नॉर्मन ई बारलॉग ने। ठीक है जी। अब ये डेवलप हुई कहां पर, डेवलप करी किसने, वो तो अपन को पता लगा कि नॉर्मन ई बारलॉग ने डेवलप करी, लेकिन डेवलप करी कहां पे, वो इंस्टीट्यूट का नाम देख लो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये एक सेंटर है, इंटरनेशनल नाम है इसका, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। है कहां पर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है। कहां पर है ये, मैक्सिको के अंदर है। ठीक है, व्हीट की जो वैरायटी डेवलप हुई वो कहां हुई, मैक्सिको के अंदर। ठीक है, किसने करी, नॉर्मन ई बारलॉग ने। अब बात करें इंडिया के अंदर कौन सी वैरायटी है, इंडियन वैरायटी की बात करें तो इंडियन वैरायटी कौन सी है, सोनालिका और कल्याण सोना। सोनालिका और कल्याण सोना दोनों किसकी वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी है। अब मैं आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए बता दूं कि जो गेहूं है उसका कलर कैसा होता है, जो व्हीट है उसका कलर कैसा होता है, येलोविश कलर होता है ना, और सोने का कलर कैसा होता है, गोल्ड का कलर कैसा होता है, येलोविश ही होता है। ठीक है जी। तो फिर सोनालिका, सोनालिका में सोना आ रहा है, तो ठीक है, किसकी वैरायटी है, व्हीट की वैरायटी है। और कल्याण सोना में भी सोना आ रहा है, येलो येलो। ठीक है, सोनालिका में सोना आ रहा है, कल्याण सोना में भी सोना आ रहा है, ये भी येलो, व्हीट भी येलो, तो ये दोनों किसकी वैरायटी है, व्हीट की वैरायटी है, भूल मत जाना। और ये आया कब, 1963 के अंदर। तो 1963 के अंदर दो वैरायटी आई व्हीट की, सोनालिका और कल्याण सोना। ठीक है जी। फिर आगे चलो, अब हमने व्हीट की बात कर ली, सेम राइस की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो देख लोगे, दोनों को कंपेयर करते चलेंगे। तो राइस जो है ना, राइस, ठीक है, इसकी बात कर लेंगे। वही 1960 से 2000 के बीच में ये बातें हुई थी। ड्यूरिंग 1960 टू 2000 राइस प्रोडक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन। ठीक है, जो राइस का प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ गया, वो कितना बढ़ गया, 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन उसका इंक्रीज हुआ। ठीक है, 1960 से 2000 के बीच में ये राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। किसकी वजह से इंक्रीज हुआ, ये एक वैरायटी की बात करें, वैरायटी में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले एक इंस्टीट्यूट है वो देख लीजिए आप, कौन सी है, IRRI। ठीक है, IRRI। ठीक है जी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये कहां पर है, फिलीपींस के अंदर है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये कहां पर है, फिलीपींस के अंदर है। ठीक है, ये IRRI। ठीक है, और जो व्हीट वाली थी वो कहां पर है, मैक्सिको के अंदर है। ठीक है, ये कहां पर है, फिलीपींस के अंदर है। ठीक है जी। अब राइस की वैरायटी कौन कौन सी है, एक IR8 है और एक है ताइचुंग नेटिव 1। ठीक है, एक है IR8 और एक क्या है, ताइचुंग नेटिव 1। जो IR8 है ये डेवलप कहां हुई है, नाम से पता लग रहा है IR आ रहा है, और मैंने अभी आपको इंस्टीट्यूट बताइए IRRI। ठीक है, तो ये IR8 जो है ना वो कहां डेवलप हुई है, IRRI में डेवलप हुई है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो फिलीपींस के अंदर है। ठीक है, और जो ताइचुंग जो नेटिव 1 है ना, ताइचुंग जो नेटिव 1 है वो कहां डेवलप हुई है, वो ताइवान के अंदर डेवलप हुई है, नाम से पता लग रहा है ताइचुंग ताइवान। ठीक है, ताइचुंग नेटिव 1 है वो कहां डेवलप हुई है, ताइवान के अंदर डेवलप हुई है। ये वाला आप याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। ठीक है जी। अब इंडियन वैरायटी कौन सी है, राइस की, राइस की इंडियन वैरायटी कौन सी है, जया और रत्ना। जया और रत्ना जो है वो इंडियन वैरायटी है, किसकी, राइस की। ठीक है, और व्हीट की कौन सी वैरायटी थी, सोनालिका और कल्याण सोना। अब बात कर लेंगे शुगर केन की, शुगर केन की बात करेंगे। तो शुगर केन की दो वैरायटी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, एक सेकेरम बारबेरी और एक सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, सेकेरम बारबेरी दे रखी है और एक सेकेरम ऑफिसिनेरम दे रखा है। तो क्या बातें हैं कि जो सेकेरम बारबेरी है ना वो कहां ग्रो करती है, नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो करती है। सेकेरम बारबेरी जो है वो कहां ग्रो करती है, नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो करती है। और आपकी जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है वो कहां ग्रो करती है, साउथ इंडिया के अंदर ग्रो करती है। ठीक है, यह बातें तो ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है, साउथ इंडिया के अंदर कर रही है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है, जो सेकेरम बारबेरी है ना उसकी क्वालिटी बहुत कम है, उसकी जो स्टेम है ना वो पतली है, उसके अंदर शुगर कंटेंट है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो लो क्वालिटी का है वो, जो सेकेरम बारबेरी है वो लो क्वालिटी का है। और जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है ना उसकी क्वालिटी अच्छी है, जो उसकी स्टेम है वो भी मोटी है और उसके अंदर शुगर कंटेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अपन को क्या करें कि जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है वही अपन को चाहिए। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत यह आ रही है कि जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो नहीं करता, अपन को तो नॉर्थ इंडिया के अंदर वो चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कुछ ऐसा कर लें कि इन दोनों का क्रॉस करवाएं, और जो सेकेरम बारबेरी का जो गुण है ना, सेकेरम बारबेरी का क्या गुण है कि ये नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो ये गुण आ जाए अपने पास,
और एक साउथ इंडिया वाला गुण आ जाए कि उसकी जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है उसका गुण आ जाए कि शुगर कंटेंट बढ़ जाए, उसकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए। ये दोनों गुण अपन को मिल जाए तो वो कहां पर ग्रो कर सकती है, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी वो वैरायटी ग्रो कर पाएगी। तो इनसे अपन क्या बनाएंगे, सेकेरम बारबेरी और ऑफिसिनेरम से क्या बनाएंगे, एक नया हाइब्रिड बनाएंगे जो कहां ग्रो कर सकता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी ग्रो कर जाएगा। चलो जी फिर आगे चलेंगे और बात करेंगे बायोफोर्टिफिकेशन की। बायोफोर्टिफिकेशन की बात करेंगे। क्या होता है बायोफोर्टिफिकेशन? प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज इंक्रीज। वो प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस है बायोफोर्टिफिकेशन। क्या होती है वो प्रोसेस, ठीक है, जिससे जो न्यूट्रिएंट की जो क्वालिटी है ना वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है ना क्रॉप की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होती है मैं वापस बता रहा हूं कि क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो इंक्रीज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या अपन को क्या क्या क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बायोफोर्टिफिकेशन का, इसके अंदर अपन क्या क्या इंप्रूव करते हैं वो देख लीजिए। यहां से क्वेश्चन बन सकता है बायोफोर्टिफिकेशन का क्या क्या मकसद होते हैं, ऐसे पूछ लेंगे आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है यही सेम पूछ लेंगे, तो आपको ये पता होनी चाहिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। क्रॉप के अंदर किस किस चीज की इंप्रूवमेंट हो जाएगी, प्रोटीन कंटेंट और उसके क्वालिटी। ये एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे हैं, तो आप भी इसको ऐसे के ऐसे याद रखना, क्योंकि पेपर में जब आएगा ना क्वेश्चन तो वो भी ऐसा का ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो प्रोटीन का कंटेंट प्लस उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन से। ऑयल कंटेंट और उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और विटामिन का कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे और मिनरल का कंटेंट बढ़ जाएगा। ये इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। तो ये चारों जो है ना ये आप ढंग से याद रख लेना। ठीक है जी, अब एनसीईआरटी के अंदर ये आपके दे रखे हैं, इनको आप एक साथ में देख लीजिए। पैराग्राफ में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, ऐसे आप देखोगे एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। आयरन फोर्टिफाइड जो राइस होता है ना, आयरन फोर्टिफाइड जो राइस होता है उसमें कितना आयरन होता है, 5 टाइम्स मोर आयरन होता है, मतलब 5 गुना ज्यादा आयरन होता है उसके अंदर। किसके अंदर, आयरन फोर्टिफाइड राइस, नाम से पता लग रहा है, देखो आयरन, ठीक है, और फोर्टिफाइड राइस लिखा रहेगा, आयरन जिसमें आ गया आयरन फोर्टिफाइड राइस, तो उसके अंदर 5 गुना क्या होगा, ज्यादा आयरन है। ठीक है, क्या है, 5 गुना ज्यादा आयरन है। आयरन फोर्टिफाइड राइस के अंदर कितना है, 5 गुना ज्यादा, 5x, ठीक है, 5 गुना ज्यादा क्या है, आयरन है। हाइब्रिड मेज कब आया, 2000 के अंदर। हाइब्रिड मेज कब बना, 2000 के अंदर बना। ठीक है जी, और क्या है इसके अंदर, क्या ज्यादा है इसके अंदर, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ज्यादा है। क्या है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन कितना है, 2 गुना है, 2 टाइम्स, ट्वाइस है। कितना, किसके अंदर, हाइब्रिड मेज जो है वैरायटी है, हाइब्रिड मेज जो है इसके अंदर ट्वाइस है, क्या, ट्रिप्टोफैन, और आपकी जो लाइसिन है वो क्या है, ट्वाइस है। ठीक है जी, ये आप जो डेटा मैं बता रहा हूं ये ध्यान में रखना। एटलस 66 किसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है। एटलस 66 जो है ना वो किसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है, और इसके अंदर क्या है, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, हाई प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है। किसके अंदर, एटलस 66, और किसकी वैरायटी है, ये वीट की वैरायटी है। अब बात करेंगे विटामिन ए किसके अंदर ज्यादा होता है, विटामिन सी किसके अंदर ज्यादा होता है, ये सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना भी चाहिए, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो कोई भी आपको पूछ सकता है कि भैया हाँ किसके अंदर कौन सा विटामिन मिलता है, कौन सा आयरन मिलता है, किसके अंदर आयरन ज्यादा होता है, ये तो आपके पूछ लेते हैं ना नॉर्मल बातें, तो ये पता होनी चाहिए। विटामिन ए किस किस के अंदर ज्यादा होता है, कैरेट के अंदर। आप सबको पता है कि विटामिन ए कैरेट के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, स्पिनच के अंदर ज्यादा होता है, कैरेट गाजर होती है, स्पिनच पालक होता है आपका। ठीक है, और पंपकिन के अंदर, ठीक है, कैरेट, स्पिनच और पंपकिन के अंदर क्या होता है आपका, विटामिन ए ज्यादा होता है। ठीक है जी, विटामिन सी किसके अंदर ज्यादा होता है, बीटर गार्ड, ठीक है, बथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो। ठीक है, टोमेटो, मस्टर्ड, बथुआ और बीटर गार्ड, इनके अंदर क्या ज्यादा होता है आपकी, इनके अंदर होता है विटामिन सी ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे आयरन और कैल्शियम की मात्रा किसके अंदर ज्यादा है, आयरन और कैल्शियम की मात्रा स्पिनच और बथुआ के अंदर आयरन और कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। अब बात करेंगे प्रोटीन का कंटेंट किसके अंदर ज्यादा होता है, आप सबको पता है दाल जो होती है उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। तो ये देख लो भैया, ब्रोड जो है ना इसके अंदर लबलब, फ्रेंच और जो गार्डन पीस है इनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट अच्छा खासा आपका होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया बायोफोर्टिफिकेशन। फिर चलते हैं आगे, बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन की, शॉर्ट में एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि भैया अपन क्या करना है,
पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन क्या है उसका फूड जो है ना उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। अब वो ना नॉर्मल तरीकों से इतना फूड प्रोडक्शन अपन बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो एक अल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है कि भैया जगह कम घेरे, ठीक है, जगह कम घेरे, ठीक है, और प्रोडक्शन ज्यादा हो, ठीक है, जगह कम घेरे और प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो ये जो सिंगल सेल जो प्रोटीन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फिर आता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये जो बीजीए लिख रखा है मैंने, क्या मतलब इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, कौन सी, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना ये कहां ग्रो कर जाती है, वेस्ट वाटर पे ग्रो कर जाती है, ठीक है, जो 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 पोटैटो प्रोसेसिंग जो प्लांट होते हैं वहां से जो वेस्ट वाटर निकलता है उस पर ये ग्रो कर जाती है, सी वेज पर ग्रो कर जाती है, ठीक है, और जो एनिमल मेन्योर है उस पर ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो ये जो स्पाइरुलिना है उन पर ग्रो कर जाती है, और उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर उसको फूड की तरह अपन यूज कर सकते हैं। जो स्पाइरुलिना है इसको फूड की तरह यूज करा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर किस किस का कंटेंट हाई है, प्रोटीन का कंटेंट हाई है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मिनरल भी है, फैट भी है, विटामिन भी है। तो जो फूड वाली जो सारी क्वालिटी जिसके अंदर है, तो स्पाइरुलिना को फूड की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। और जब ये ग्रो करती है तो किस पे ग्रो करती है, वेस्ट वाटर पे, सी वेज पे, एनिमल मेन्योर पे, इन पे ग्रो करती है, ठीक है जी। तो ये क्या है, जो पोल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करती है, पोल्यूशन को भी क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ये किसका एग्जांपल है, सिंगल सेल प्रोटीन का, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर मेंशन्ड है, तो इसको ध्यान से सुन लो। अब आगे एक और दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर ही, वो क्या है, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। क्या दे रखा है, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। क्या है ये मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, क्या ये प्रोड्यूस करता है भैया 25 टन ऑफ प्रोटीन। कितना प्रोड्यूस कर देता है, 25 टन ऑफ प्रोटीन। कौन, आपका मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आ चुका है और आपको नीट में देखने के लिए मिल सकता है। तो मिथाइलोफाइलस जो मिथाइलोट्रोपस है वो प्रोड्यूस करता है कितनी, 25 टन ऑफ प्रोटीन, ठीक है जी। चलो अब आपको ये सिंगल सेल प्रोटीन का एक और एग्जांपल तो है मशरूम जो है ना, मशरूम, ठीक है। अब तो उसकी सब्जी वगैरह बनने लगी ना, मशरूम को भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मशरूम भी क्या है, इसी का ही है, ठीक है। चलो जी, फंजाई है मशरूम। बात करेंगे टिश्यू कल्चर की, किसकी बात करेंगे, टिश्यू कल्चर की। सीधी सीधी सिंपल बातें करेंगे टिश्यू कल्चर में, ज्यादा अपन इसको ज्यादा हवा नहीं बनाएंगे, सिंपल से मैं बात बताऊं आपको समझ में आ जाएगी। तो बात करें टिश्यू कल्चर की, तो भैया ये एक प्लांट है, ये क्या है, एक प्लांट है। डायग्राम मेरा थोड़ा ऐसा ही है तो इसको चला लेना, ठीक है जी। ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। अब अपन क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर कराएंगे। टिश्यू कल्चर होता क्या है वो देख लीजिए। एक प्लांट है, इसका मैं एक पार्ट ले लूंगा, इसका मैं एक पार्ट ले लूंगा, यहां से मैंने इसको काट लिया मान लो, ठीक है। इमेजिन करना है, ये एक प्लांट है और इसको मैंने यहां से काट लिया, और ये जो पार्ट है ना इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है जी। ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है जी, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसको क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, इसको मैं क्या कराऊंगा, ग्रो कराऊंगा। इसको क्या कराऊंगा मैं, ग्रो कराऊंगा। कैसे कराऊंगा वो आप देखिए, एक मिनट देखना, एक मिनट मेरे को देखना, एक मिनट, ठीक है जी। ये जो प्लांट मैंने निकाला है ना, ये जो प्लांट था, एक पूरा प्लांट था, उसके एक पार्ट को मैंने काट लिया, उसके एक पार्ट को काट लिया। अब जो पार्ट मैंने काटा है ना, जो पार्ट मैंने काटा है उससे अलग किया है, उसको उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट, ठीक है जी, एक्सप्लांट बोलते हैं। बात ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इस एक्सप्लांट को ना, इस एक्सप्लांट को मैं एक नए प्लांट में कन्वर्ट करूंगा, एक नए प्लांट के अंदर इसको ग्रो कराऊंगा, ठीक है जी। ये एबिलिटी सबके अंदर होती है क्या, सबके अंदर होती है क्या, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है ना, पूरे प्लांट के अंदर ये ग्रो कर जाएगा। इसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोला जाता है इसको। इसी पोटेंसी को क्या बोला जाता है, टोटीपोटेंसी बोला जाता है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये जो प्लांट है, ये जो मैंने एक्सप्लांट है, आपका एक्सप्लांट है, इसको मैं नीचे लाया, इसको मैं लाया और इसको क्या किया, मैंने ग्रो करा दिया, ठीक है। ये ग्रो करा दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, एक पूरे प्लांट के अंदर ये क्या कर गया, ग्रो कर गया, एक पूरे प्लांट के अंदर क्या कर गया, ग्रो कर गया, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये एक्सप्लांट था आपका, और इसकी जो एबिलिटी है ये ग्रो करने की, इसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, ठीक है जी, ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटी है ये इसकी, किसकी एबिलिटी है, प्लांट, एक्सप्लांट की, इस पूरे प्लांट के अंदर ग्रो करने की, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके, ये इसका और ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे। क्या होंगे, आपस में सेम टू सेम होंगे। जिस प्लांट का अपन ने एक पार्ट लिया था, उसको काटा था,
उससे एक्सप्लांट लिया था, और जो एक्सप्लांट है वो फिर पूरे के अंदर ग्रो कर गया, पूरे नया प्लांट बन गया। ठीक है, ये क्या है, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। ये क्या है, उसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। और ये जो नया प्लांट बना है ना अपने पास, ये जेनेटिकली बिल्कुल सेम है, किसके आइडेंटिकल है, जो अपन ने जो स्टार्टिंग जो प्लांट था अपने पास, ये जो अपना शुरुआती जो प्लांट था, इसकी और इसकी जो जेनेटिक जो है, जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन्स। क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन्स। ये एक दूसरे क्या है, सोमा क्लोन्स है। क्या है, सोमा क्लोन्स, सोमा क्लोन्स। ठीक है जी, कोई इश्यू है यहां तक, कोई इश्यू है, सोमा क्लोन्स। तो टिश्यू कल्चर के अंदर सीधी सी बात क्या है, ठीक है, सीधी सी बात क्या है कि अपन को सीड पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, अपन को बीज पर डिपेंड नहीं करना। अब ठीक है, बीज के अंदर डिपेंड नहीं करना अपन को। अपन क्या करेंगे, एक प्लांट है, उसका एक पार्ट काट लिया अपन ने, और उस पार्ट को ही अपन क्या कराएंगे, नए प्लांट के अंदर ग्रो करा देंगे। जिस पार्ट को काटते हैं, मैं वापस बता रहा हूं क्या आता है, एक्सप्लांट होता है। और जो एक्सप्लांट है वो नए प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोला जाता है। और वो जो नया प्लांट और जो पुराना प्लांट दोनों आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकली। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, सोमा क्लोन्स बोलते हैं। चलो जी, यहां तक बातें क्लियर। चलो फिर बात करेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करेंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट लेते हैं अपन। क्या लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट का मिलन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, एक पोटैटो ले लिया अपन ने और टोमेटो ले लिया, पोटैटो और टोमेटो। ठीक है, इनका प्रोटोप्लास्ट अपन ने मिलाया। ठीक है, पोटैटो और टोमेटो का क्या कराया अपने, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया, तो अपने को क्या मिला, नई वैरायटी मिली, क्या, पोमेटो। क्या मिल गई, पोमेटो। ठीक है जी, अब पोमेटो मिल तो गई, ठीक है, बन भी गया था पोमेटो, दोनों को कैरेक्टर भी आ गए थे इसके अंदर, लेकिन जो अपन को चाहिए था ना, ठीक है, जो अपन को चाहिए था वो डिजायरेबल कैरेक्टर इनके अंदर नहीं आ पाए थे, तो ये यूजलेस जो बन गई थी, पोमेटो जो था वो यूजलेस बना था, मतलब कोई काम का नहीं बना था, मतलब आम लोगों के काम का नहीं था। चलो जी, अब कुछ डिजीजेज हैं। ठीक है, वैसे तो टेबल है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है जी, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर वो आपको याद ना कर पाओ तो आप मेरे को बता देना, उसके लिए ट्रिक बना देंगे आपके लिए। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर से करना कि उसकी ट्रिक आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जो एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल्स दे रखे हैं, तीन टेबल दे रखे हैं, तो उनकी आपको ट्रिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के कमेंट करके बता देना, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा ट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है कि यहाँ पर डिजीजेस, ये टेबल्स के अंदर नहीं है, ये पैराग्राफ्स के अंदर छुपा रखी है, तो उनको मैंने बाहर निकालकर यहाँ पर लिख दी है। तो ये पैराग्राफ वाली डिजीज है, बाकी एनसीईआरटी जो टेबल दे रखी है वो आपको पढ़नी है। अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा उन सब की, तो आपको इजी रहेगा याद करने में। ठीक है जी, अब डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो कौन सी है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। क्या है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, ध्यान में रखना। फंजाई की है वो कौन सी है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, रेड रोट ऑफ शुगर केन और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है जी, वायरस कौन सी है, टोबैको मोजेक और टर्निप मोजेक। ये आपकी डिजीजेस की बात कर ली। चलो जी, ये आपका प्लांट ब्रीडिंग जो है ना, वो वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर सारी बातें अपने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली है, ऑलमोस्ट क्या सारे पॉइंट्स अपने इसके अंदर कवर कर लिए हैं। जो एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल दे रखी है डिजीजेस वाली, ठीक है, तो वो आप मेरे को बता देना। अगर वो आपको कहीं भी दिक्कत आती है उनके अंदर, तो मैं आपको क्या बता दूंगा, उनकी ट्रिक बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आप वो याद कर लेना। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर से कर देना कि आपको जैसा भी लगा चैप्टर, फीडबैक देना चाहो तो बता देना। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा दे रखा है, वहां पर आप मेरे को मैसेज वगैरह करके बता सकते हो कि भैया क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको नीट से रिलेटेड मटेरियल मिलता जाएगा, माइंड मैप्स वगैरह, नोट्स वगैरह मिलते जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, और अगर वीडियो आपको जैसा भी लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।